Hello everyone, myself Nisha. Today I would like to introduce Dr. Irfan Ali. He is a pediatrician intensivist and neonatologist in ECME Hospital, Chembur. So today we are going to discuss about physiological variation in newborn babies. So can we start, sir? Yes, definitely. And sir, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज में. जैसे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस नोट डाउन भी किए हुए हैं. लाइक फर्स्ट इज न्यूबॉर्न बेबीज में आंखों में रेड कलर का स्पॉट्स आना. Is it normal or any kind of serious? That red spot in a newborn baby. Yeah. So basically, it is a subconjunctival hemorrhage or a red bleeding in a white part of the eye. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था एक पेरेंट्स का कि जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज में ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता है. Yes. सो इज दिस एनी Basically, breast engorgement is due to the enlargement of the breast tissue. ये सो ये बेबी गर्ल में या फिर बेबी बॉय दोनों में? नहीं, बेबी गर्ल में भी दिख सकता है. इट इज ड्यू टू द हार्मोनल जो मैटरनल हार्मोन से एक्सपोज होते हैं मदर के वोम में, उसकी वजह से ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता है. ये पेनलेस रहता है और इससे कोई तकलीफ नहीं होता है. यूजुअली ये भी 2 to 3 मंथ्स में अपने आप चला जाता है करके सबसाइड होता है. बट इसमें ध्यान यही देना है कि कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग लगाते हैं, मसाज करते हैं, तो उसकी वजह से तकलीफ होता है. और डॉक्टर्स को कभी रिपोर्ट करना है जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा. ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट है लेकिन वहां पे टेंडरनेस है, पेन हो रहा है, वहां से कुछ पस डिस्चार्ज आ रहा है और फीवर आना चालू हो रहा है और बच्चा सिक लुकिंग, इस तरीके का कुछ भी चीजें लगता है तो तुरंत ही ऐसे केसेस में तुरंत ही डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए. ओके सर, और एक चीज पूछनी थी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जिनके फेस पे या फिर बॉडी पे रेड कलर के रैशेस, एंड काफी बच्चों में ऐसे भी देखा जाता है कि पर्स टाइप नोज के आसपास है, फोrehead के आसपास. सो ये नॉर्मल है कि? सो बेसिकली स्किन ऑफ द न्यूबॉर्न इज वेरी इमेच्योर. तो जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो बहुत सारे ट्रांजिशन रहते हैं, ट्रांजिएंट वेरिएशन बोलते हैं. तो उसमें कई बार पूरी बॉडी पे भी बेबीज को रैश आते हैं. फेस पे आता है, चेस्ट पे होता है, बैक पे होता है, लेग्स पे होता है. बट आप ध्यान देंगे ना तो वो सोल्स पे नहीं होता है एंड पाम्स पे नहीं होता है. और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रैश रहता है. उस कंडीशन को एरिथेमा टॉक्सिकम बोलते हैं. वो बहुत ही पैथोलॉजिकल नहीं है, उसके लिए कुछ घबराने का जरूरत नहीं होता है या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है. वो ट्रांजिएंट वेरिएशन है और वो थोड़े टाइम में इम्प्रूव भी हो जाते हैं. और जो आपने बोला कि कुछ कुछ बेबीज को पस जैसा फील्ड रहता है करके, उसको मिलिया बोलते हैं हमारे टर्म, मतलब मेडिकली टर्म में. और वो भी, उसके लिए भी कोई डरने का बात नहीं होता. वो कोई बहुत इन्फेक्टिव नहीं होता है. लेकिन कंसर्न का बात जब आता है जब वो इंक्रीज होता है साइज उसका एंड वो पूरे फेस पे बढ़ने लगता है, तो फिर उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं लाइक ऑइंटमेंट वगैरह पे. वो सेटल हो जाता है. तो उससे कोई बहुत ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है. बट ये सब दौरान में जब रैशेस पूरे बॉडी पे है, ध्यान देना है कि फीवर तो नहीं आ रहा है बेबी को. फीवर हम लोग बोलते हैं जैसे टेम्परेचर मोर देन 100 या 99, न्यूबॉर्न बेबी में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रॉस करता है तो उसको हम फीवर बोलते हैं. रैश है पूरी बॉडी में और बेबी फीडिंग अच्छे से नहीं ले रहा है करके, और रैश है पूरे बॉडी में एंड बच्चा डल है, लिथार्जिक है, रिफ्यूजल टू फीड है. ऐसे कंडीशन में उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. वो फिजियोलॉजिकल वेरिएंट नहीं है, उसमें हमें अलर्ट होके उसको ट्रीट करना पड़ता है करके ऐसा, टू नो द एग्जैक्ट कॉज. बिकॉज कई सारे डिजीजेस रहते हैं जो फीवर रैश के साथ में हो जाता है बेबीज को ऐसा. तो नॉर्मली जनरली सभी बेबीज को थोड़ा बहुत रैश आता है, बट बेबी एक्टिव प्लेफुल रहते हैं, फीडिंग अच्छे से लेते हैं, यूरिन अच्छे से पास करते हैं, अलर्ट एक्टिव प्लेफुल रहते हैं. तो उस केसेस में डरने का बात नहीं रहता है करके. सर हॉस्पिटल में ऐसे काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिसमें ऐसे भी कंप्लेंट्स है कि वजाइनल ब्लीडिंग हो गया या फिर कॉल पे भी ऐसे बताया जाता है कि वाइट डिस्चार्ज जा रहा है बेबी को. तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है कि कोई घबराने वाली जैसी चीज? नो फॉर दिस इट इज नॉट अ ट्रू मेंसेस. ये बेसिकली स्यूडो मेंसेस होता है और इसका कारण भी यही रहता है कि जब मदर वोम में रहता है, मदर के पेट में, तो बेबी का एक्सपोज होता है टू द मैटरनल हार्मोन्स. और जैसे बेबी बाहर आता है तो ये जो ब्लीडिंग होता है
बिकॉज विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। ये जनरली 1 to 2 वीक्स तक बेबीज को रहता है। और इससे कुछ घबराने का बात नहीं है और इसके लिए कोई डरने का जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है अमाउंट में और बच्चा पेल होता है या फिर कुछ भी इरिटेबल होता है, डल लिथार्जिक होता है, एनीथिंग इज देयर, देन डेफिनेटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। और जो वाइटेज डिस्चार्ज का बोला है वो तो बहुत ही कॉमन है। वो ड्यू टू मैटरनल सेम थ्योरी के जो एस्ट्रोजन को एक्सपोज होने की वजह से इस तरीके से ये वाइट सिक्रीशंस होता है बेबी को। ये भी अपने आप 2 to 3 वीक्स में चला जाता है। और इसको क्लीनिंग करना ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी में सब कंफ्यूज होते हैं और इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसमें क्लीनिंग ऐसा रहता है कि जो इसको नॉर्मली अपने को कॉटन से क्लीन करना पड़ता है और उसके लिए वार्म वाटर लेना है जस्ट और उसे वाइप करना है। कई लोग यूज करते हैं कुछ सेंट वाले वाइप्स, परफ्यूम वाइप्स, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। वो और ज्यादा रिस्क इंक्रीज करते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट था हमारे यहाँ पे, वो काफी बार ओपीडी में भी हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं। सो ही वाज टेलिंग कि मेरा बेबी जब भी ब्रेस्ट फीडिंग लेता है या फिर कोई टॉप फूड लेता है, दूध पीते ही स्प्लिट आउट करना या फिर बर्पिंग करना, तो दिस इज एनी बेसिकली ये भी नॉर्मली ही होता है फिजियोलॉजिकल। स्पिटिंग 2 to 3 टाइम्स स्पिटिंग इज नॉर्मल ओनली। इसमें हमें ना डिफरेंस समझना पड़ेगा कि स्पिटिंग और वॉमिटिंग दोनों में डिफरेंस होता है। स्पिटिंग मींस वॉमिटिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेचिंग। समटाइम वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और कई बार नोज से भी आता है, दैट इज वॉमिटिंग, रेचिंग के साथ रहेगा। स्पिटिंग इस तरीके से नहीं होता है। वॉमिटिंग एक पैथोलॉजिकल चीज है, इट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल थिंग। एंड स्पिटिंग इज फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। ये जनरली बेबी जब ओवर फीड कर लेते हैं और प्रॉपर बर्पिंग नहीं होती है, एडिक्वेट बर्पिंग, तो उन केसेस में बच्चे स्पिट आउट करते हैं। और स्पिट आउट के लिए कोई घबराने का जरूरत नहीं है और थोड़ा